आज आप लोग का सेट नंबर 9 है। चूँकि साइंस का टोटल 25 क्वेश्चन आपका किया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों रहता है और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपका होता है। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका परिवर्तनीय अव्यास। क्या लिखा है? परिवर्तनीय अव्यास जो है वेरिएबल डायमीटर की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो दाब कम होगा जहाँ, तो दाब कहाँ कम होता है? तो याद रखिएगा, दाब वहीं कम होता है जहाँ वेग अधिकतम होता है। जहाँ वेग अधिकतम, आप अगर मान लीजिए फिगर आप बनाइएगा, तो एक फिगर ऐसे बनाइए, फिर आप ऐसे करके बनाइए ड्रम में, ये आपका क्या है? तो ये यहाँ पर आपका दाब जो है, यहाँ पर आपका क्या होगा? कम होगा, तो यहाँ पर वेग आपका अधिक होगा। या सॉरी, यहाँ आपका दाब कम है तो इसमें जो है वेग बहुत बहुत स्पीड से आपका क्या है, पानी का बौछार जाएगा। जैसे कि याद रखिएगा, बर्नौलीज नियम के अनुसार ये होता है। बर्नौलीज के नियम के अनुसार आपका रो 1 इंटू वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी गुना एरिया बराबर रो V1 इंटू एरिया। तो जो भी आपका क्वेश्चन पूछेगा कल को, तो ये आपका इसी रूप में पूछेगा, इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, ये आपका V2। तो कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस लेवल पर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा? दाब कम होगा जहाँ वेग अधिक होगा। दाब कम, वेग अधिक, याद रखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? दूसरा है कि रो है प्रतिरोधकता, ठीक है, एल लंबाई है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वाले धातु का एक तार है जिसमें टी सेकेंड और क्यू जो है आपका आवेश है, तो और विभवांतर भी दिया हुआ है। तो भैया निम्नलिखित में कौन सा सूत्र आपका सही है? तो भैया हमको पता है कि आर रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, हमको तो बस इतना पता है। अब हमको पता है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और आर बराबर हम लोग ये भी जानते हैं वी बाई आई, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है। ऊपर से एक फार्मूला, एक जो है आपको एक और लगेगा, आई बराबर क्यू बाई टी। अब देखिए इसका काम क्या क्या हो सकता है। जो आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, आई आपका करंट, अभी वोल्टेज होता है, बराबर रो इंटू एल बाई ए। अच्छा, आई को हम लोग लिख क्या सकते हैं? आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्या हम क्यू बाई टी लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमको क्यू भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है। तो भी बराबर भी बटा आई को हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी लिखिए, क्यू बाई टी, टी ऊपर ऊपर जाएगा, बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो अब यहाँ पे और क्या हो सकता है? तो और क्या हो सकता है सोचिए। तो सब लोग इधर ले जाइए, जैसे कि आप जो है 3-3 का ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ए टी हो जाएगा। ठीक है, टाइम है, एरिया है, अभी से आपका क्या है, वोल्टेज, और क्यू रो एल, मतलब रो एल क्यू। तो यहाँ पर जो मिल रहा है वो देखिए कौन मिल रहा है? तो भैया ये आपका मिल रहा है भी ए टी और क्यू रो एल। ये रो याद किए, इसको रो नहीं, ये प्रतिरोधकता है, इसको रो ही से हम बोलते हैं। तो आपको खुद देखें, फार्मूला के हिसाब से हम लोग बनाएं। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर इसका डी होगा। सूत्र कौन सही है? तो ये सब आपका गलत है। दो विद्युत बल्ब की प्रतिरोधकता क्या है? 1:2 है। तो दो विद्युत बल्ब है, उसका अनुपात 1:2 में है। उसका रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इनके समानांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले जो है स्रोत से जोड़ा गया। तो भैया समानांतर जो है, इसका मतलब ये एक बल्ब है और ये बल्ब है, और ये दोनों को एक समानांतर, समानांतर ऐसे होता है, एक वोल्टेज जो है, बल्ब वोल्टेज आपको लगा दिए। अब हमको बोल रहा है, और याद रखिए एक का प्रतिरोधकता 1 है और एक का 2 है, रहने दीजिए। स्रोत से जोड़ा गया जिसके सामर्थ्य 6 निम्न है। तो भैया ऊर्जा वही विद्युत शक्ति जो आपका 6 होगा वो क्या होगा, यही आपसे पूछ रहे हैं। तो भैया आप ही बताइए। इसका मतलब ये मान लीजिए R1 है, ये आपका R2 है, हम माने हैं, तो R1/R2 है कितना? 1/2। समीकरण को रहने दीजिए। अच्छा, पावर जो इसमें होगा, अब पावर इसमें होगा, जैसे इसमें पावर क्या होगा, P इक्वल टू V²/R। इसमें जो पावर होगा P इक्वल टू V²/R। तो ये R है, ये आपका 2R है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पावर जो है P1/P2 बराबर इन्वर्सली है ये R2/R1। इसका मतलब R2/R1 मतलब 2:1।
2:1। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया वही 6 मतलब शक्ति जो दिया वो कितना दिया, 2:1। आपका आंसर ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मेन आपको याद रखना था V²/R, ठीक है। P1/R, P1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 है, तो P1 R1 के इन्वर्सली है। तो यही चीज़ आपको जानना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 इंजन एक दूसरे को पार करने में स्थित जो है प्रेक्षण सर्वर को प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा, जब 2 इंजन जो है एक दूसरे को पार करने की स्थिति में प्रेक्षण सर्वर को प्रतीत क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब पार कर रहा है, जब पार करने लगा तो कहीं ना कहीं उसको जो है त्वरत कम नजर आएगा। याद रखिएगा क्या है, त्वरत तारत्व जो है उसका कम नजर आएगा। कैसा में कमी होगा उसका, ऐसा क्यों? ये देखिए, एक डॉपलर इफेक्ट होता है। डॉपलर इफेक्ट कहता है कि जब भी आप देखिए, जैसे कि कोई ट्रेन आ रहा है तो जैसे जैसे पास आएगा उसकी आवाज़ एक दूसरे को सुनाई देगी, धीरे धीरे बहुत आवाज़ करेगा, और जैसे जैसे दूर हो जाएगा तो ये जो है आवाज़ कम होती जा रहा है। तो ये कारण है डॉपलर इफेक्ट। याद रखिएगा, ये कारण क्या है? डॉपलर इफेक्ट। प्लेटफॉर्म पर जब आती है सीटी तो धीरे धीरे क्या होता है, सीटी बहुत तेज़ आवाज़ करती है, तो मुझे सुनाई दे रहा है, ये डॉपलर इफेक्ट के कारण। ध्वनि की आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती है, ध्वनि की आवृत्ति, और जब वो जो है तेज जाने लगता है तो मतलब ट्रेन से छूटने लगती है तो ध्वनि की आवृत्ति घटने लगती है। तो यही चीज़ आपको बोल रहा है। डॉपलर प्रभाव के लागू होने की स्थिति निम्न है। स्रोत जो है ना होने, अगर डॉपलर इफेक्ट कब नहीं होगा तो याद रखिएगा, दोनों आराम अवस्था में है तब नहीं होगा। दूसरा, माध्यम जो है सिर्फ एक गतिमान, सिर्फ जो है जब सिर्फ माध्यम ही सिर्फ गतिमान कर रहा है तब नहीं होगा। स्रोत और जो श्रोता है वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत दिशा में है, तो उस समय भी आपको समझ लिए कि डॉपलर इफेक्ट नहीं होने वाला है। और स्रोत और श्रोता का वेग जो है बराबर है, जैसे कि V1/V0 अपॉन V1+V2 शायद होता है, तो ये दोनों आपका बराबर अगर हो गया तब भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यह तारत्व जो है आपका क्या होगा, तारत्व में कमी आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है आगे क्या है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए गैस का प्रेशर जो है क्या है, P है। यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना हो जाए। अच्छा, ये जो है एक चीज़, तापमान अगर क्या बोल रहा है कि यदि आयतन स्थिर है, तो याद रखिए आयतन स्थिर मतलब ऐसे तो आपको फॉर्मूला याद रखिए, PV = nRT। आयतन आप समान रखें तो इसका मतलब ये आपका समान है, जब ये समान है तो इसका मतलब जो है PV = n आपका और R जो है ये आपका समान है, तो हम लोग P ∝ T लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा P1/P2 = T1/T2। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, याद रखें इस चीज़ को, आपको भूलिएगा नहीं। अब जो है आपका यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे P क्या है, पहले में दिए गए गैस का प्रेशर P है, तो P है तो, और डिग्री कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको अभी P1 और इसका 15 डिग्री सेल्सियस, इसको जो है ऐसा डिग्री में है तो आप डिग्री में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन डिग्री में होना चाहिए। 591 डिग्री सेल्सियस केल्विन टेम्परेचर, डिग्री है तो डिग्री में, चलिए कोई बात नहीं। और ये P2 जो है आपका 3P हो जाएगा। ठीक है, तो 3P/3P, टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर T2 है। केल्विन में इसको चेंज कीजिए, क्योंकि जब भी आपका जो है गैस का जो इस फार्मूला होता है हम लोग कोशिश करते हैं केल्विन में बदलने के लिए। तो भैया आपका 15 डिग्री सेल्सियस है प्लस 200 कितना 273 जोड़िएगा, तो ये आपका 288 केल्विन हो जाएगा। T2 हमको पता नहीं। अब यहाँ से PP कैंसिल, T2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जोड़ी गुना कीजिए, तो 288 × 3, 8 × 24 की 4 बाकी 2, 8 × 24 2 26, बाकी 2, 3 × 6 2 8,
864 आपका केल्विन है और सेल्सियस में चेंज कीजिएगा तो -273 भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हम कर सकते थे, तो 4 में से 3 जाए 1, 16 में से 7 जाए 9, अब बाकी आपका ये जो हो जाएगा 7 में से 2 जाए 5, 591 डिग्री सेल्सियस। चलिए इजी क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत समझने का फिर। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रिक से याद रखिएगा। देखिए BT, BOYL, BT मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। BT याद रखिए, बेटा आपका बेटा जो है क्या है, कांस्टेंट है। तो बॉयल मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद चाप, चाप आप खाते होंगे, चाप आप खाए होंगे, तो C से चार्ल्स होगा, चार्ल्स में P से प्रेशर कांस्टेंट, P से प्रेशर कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चार में चाप मतलब प्रेशर कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ठीक है, क्योंकि आप बाकी सब तो कांस्टेंट है, PV इक्वल टू nRT के हिसाब से। अब जो है आपका चार्ल्स हो गया, चाप से ट्रिक से याद रखेगा, BT बेटा से। एवोगैड्रोज में आपका मात्रा कांस्टेंट होता है। मात्रा कांस्टेंट मतलब V1 बाई N1 अपॉन V2 बाई N2। याद रखिएगा, दाब और मात्रा दोनों कांस्टेंट होता है। चलिए मेनली फोकस आपको इस पे करना है। ठीक है, चाप बेटा चाप बेटा चाप बेटा। ठीक है, चलिए और क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पिंड का ऋणावेशी किया जा सकता है। तो भैया ऋणावेशी तभी हो सकता है, माइनस चार्ज तभी हो सकता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तब। तो इसको अधिकतम इलेक्ट्रॉन देंगे तब। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तो उस पर ऋण आवेशी होगा, जो इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर प्लस मतलब धनात्मक आवेशी होगा। तो ये तो खैर ये आपको पता होना चाहिए, निकाल कर नहीं होगा, ये आपका गलत है। ऋणात्मक ये आपका गलत है। अब आपका लवण विलयन का POH6 है, तो pH मान क्या होगा। याद रखिएगा POH और सॉरी यहाँ इस तरह से नहीं, POH प्लस pH दोनों मिला के होता कितना है, तो 14। याद रखिएगा POH 6 है और pH हमको चाहिए 14 हो गया। तो आप ही बताइए pH कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो भैया pH हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ऑप्शन है, तो हाँ pH आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जो है यहाँ पे दूसरा है कि 8 नंबर, चुंबक के ध्रुवों की नति कोण कौन है। तो याद रख, चुंबक के ध्रुवों का नति कोण जो है ये आपका 90 डिग्री है। याद रखिएगा, ये आपका नति कोण मतलब एंगल ऑफ डीप क्या है, तो आपका 90 डिग्री है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पृथ्वी के ध्रुव पर नति कोण मान जो है 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पे 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पे 0 डिग्री होता है। नति कोण मतलब याद रखिएगा, जैसे कि आपका ये हुआ, ठीक है, ये BH और BB है, और जो है ये आपका हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल है, और हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाती है उसी को नति कोण बोलते हैं। तो विषुवत रेखा पे 0 हो जाएगा और ऊपर जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। चलिए जो हिटकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जो है आपका जीवों के संघ को रखा गया है, तो प्रोकैरियोटिक जो है आपका मोनेरा है। तो ट्रिक से याद रखिएगा, PM जो है PMB याद रखिए, PMB याद रखिए, PMB क्यों, क्योंकि जो है प्रोकैरियोटिक जो है आपका क्या है, मोनेरा होता है, और मोनेरा बैक्टीरिया के अंदर मतलब मोनेरा के अंदर आपका बैक्टीरिया आता है। भूलना नहीं है, हम आपको ट्रिक से याद रखें, PMB याद रखें, PMB। ठीक है, तो मोनेरा जो व्हिटकर जो है, अच्छा व्हिटकर जो है 5 क्लासिफिकेशन दिया था, याद रखिएगा, लेकिन 4 क्लासिफिकेशन बोलेगा तो आपको कोपलैंड 4 क्लासिफिकेशन जो है आपको कोपलैंड दिया था, और 6 जो है 6 क्लासिफिकेशन आपको कार्ल दिया था, कार्ल वेसेस। 5 व्हिटकर, 4 कोपलैंड और 6 कार्ल वेसेस। 6 इस तरह से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो 4 5 अच्छे, C से कोपलैंड, 5 से व्हिटकर जो कि अभी फ़िलहाल है,
और 6 जो है आपको कार्ल दिया था। 6 आपका क्लासिफिकेशन तो कार्ल दिया था, कार्ल वोसे। चल अब जो है इसको हटाइए। अब जो है पीएमबी याद रखें, पीएमबी बैक्टीरिया के अंदर, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया होता है और मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक होता है। चलिए, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद है। तो भैया ओजोन जो उत्पाद होता है वो किसका, तो नाइट्रोजन का, परागमनी ऑक्सीजन का नहीं भाई, ये जो है हीलियम का नहीं। तो भैया ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का बना हुआ था। तो ऑक्सीजन पर परागमनी विकिरण का प्रभाव याद रखिएगा, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पहले O2, फिर प्लस O आया, फिर आपका बना O2 प्लस O, तब जाके O3 हुआ। तो 3 ऑक्सीजन को ही हम लोग ओजोन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है। अच्छा, ओजोन की बात करें, 16 दिसंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। ओजोन के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। इस चीज़ को याद रखना है, 1987 में। चलिए और क्या हो सकता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है ये। अच्छा, जो ओजोन परत है वो जो जिसके कारण ओजोन परत में प्रॉब्लम होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका फॉर्मूला याद रखिए, CCl2F2, CCl2F2। सौ डॉप्सन हमेशा 1 मिलीमीटर के होता है, याद रखिए, सेंटीमीटर नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक बल का परिमाण जो है 10 न्यूटन है। यह एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग फिक्स्ड है और बद्ध बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है। तो बल का आघूर्णन कोण क्या होगा। एक फार्मूला याद रखिएगा, कोई भी जैसे टॉर्क का होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है क्या होता है, बल प्लस बल में जो है मुड़ा हुआ जो रस जितना लगा, बल बाहु मतलब फोर्स इंटू लेंथ जितना लगा। तो फोर्स हमको 10 न्यूटन था और जो लेंथ टोटल यूज किए हैं वो हम लोग क्या 4 मीटर। तो न्यूटन मीटर होता है आपको टॉर्क, 10 चौके 40, 40 आपका आंसर होना चाहिए। तो ये याद रखना चाहिए। जैसे कोई लकड़ी है, जैसे यहाँ से कोई केवाड़ी है और यहाँ पे आप घुमा रहे हैं तो कितना लेंथ पे घुमा रहे हैं और कितना फोर्स लगा रहे हैं, वही आपका टॉर्क होता है। भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है फोर्स इंटू आपका मीटर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। वह माध्यम जिससे लार का टाइलिन जो है सक्रिय होता है। पूछ रहा है कि भैया वह माध्यम जिससे लार का जो है टाइलिनो सक्रिय होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, टाइलिन जो है आपका सक्रिय अगर हो रहा है, वह माध्यम जिससे लार का टाइलिन सक्रिय होता है, तो याद रखिए हल्का अम्लीय होता है। क्या है, हल्का अम्लीय। लार का पीएच मान हमेशा याद रखिएगा वो 6 से 7 होता है, ठीक है। लार में अंदर बहुत सारा पॉलीसेकेराइड एंजाइम होता है, याद रखिएगा। लार में क्या क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड एंजाइम प्लस सिलेवरी एंजाइम होता है, सिलेवरी SLAVERA सिलेवरी एंजाइम होता है, याद रखिएगा। ये चीज़ आपको जो है इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, लार में जो है बफर का काम कौन करता है, तो बफर का काम बैक्टीरिया, फॉस्फेट और म्यूसिन, याद रखिएगा, जो है आपका बैक्टीरिया, फॉस्फेट और म्यूसिन करता है। 13 नंबर है आपका हैंक प्रोग्रामिंग भाषा किस कंपनी ने विकसित किया था, तो हैंक प्रोग्रामिंग भाषा फेसबुक ने विकसित किया था, ठीक है। चलिए, ये 2014 में विकसित हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 14 नंबर है, मस्तिष्क में सबसे बाहरी स्तर को क्या बोला जाता है, तो याद रखिए ड्यूरा मैटर कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बाहरी भाग को ड्यूरा मैटर खाता है और मस्तिष्क टोटल 1400 ग्राम का होता है, इस चीज़ को याद रखना है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों को खोले हुए क्रेनियम में बंद रहता है, जो है किस में बंद रहता है, क्रेनियम में बंद रहता है, इस चीज़ को याद रखना है आपको एग्जाम में। अच्छा, अग्र मस्तिष्क याद रखिएगा सबसे अगला भाग होता है जिसे हम लोग फोरब्रेन कहते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रहना है। बुद्धि विवेक ज्ञान का जो है सेरेब्रम में बुद्धि विवेक ज्ञान, सेरेब्रम जो है आपका बुद्धि विवेक और ज्ञान जो है देता है। तो ये आपका अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन जो है तथा भोजन पदार्थ मस्तिष्क में कौन पहुंचाता है, तो पायरेमीटर
पायामेटर, पायामेटर भूलिएगा नहीं, पायामेटर। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 15 कि इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। इंडोल एसिटिक अम्ल एक क्या है, ऑक्सीन है। क्या है, ऑक्सीन है। याद रखिए ऑक्सीन का क्वेश्चन है। ऑक्सीन का ए बी बेंटा ने खोजा था, बेंट ने खोजा था। ऑक्सीन को कौन खोजा था, बेंट ने खोजा था। ऑक्सीन को कौन खोजा था, बेंट ने खोजा था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तृतीय उपभोक्ता कौन है, याद रखिएगा तृतीय उपभोक्ता वही है, कहीं ना कहीं जो मांसाहारी हो वही होता। तिकोजा गेंडा नहीं हो सकता, शुतुरमुर्ग नहीं होता, बाज आपका क्या है, तृतीय उपभोक्ता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं। एक तत्व के समस्थानिक के अणु का द्रव्यमान के अंतर का कारण क्या है। तो भैया कोई भी समस्थानिक जिसको हम लोग इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहते हैं, द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है, तो याद रखिएगा उनके नाभिक में न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। याद रखिएगा न्यूट्रॉन जिसमें अलग अलग होता है उसी को हम लोग याद रखिएगा, जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, नीचे आपका एटॉमिक नंबर लिखाता है, ऊपर आपका द्रव्यमान संख्या। ये जो है आपका परमाणु संख्या लिखाता है, ऊपर में द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से होता है। क्योंकि ये जो है ये आपका द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन के बराबर ही होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन्स अलग अलग होना चाहिए आइसोटोप्स को चेंज करने के लिए। जैसे N3 मान लिया जाए ये 14 है, N15 और ये 3, N3 या 16। तो कहीं ना कहीं ये आ जाए 3 प्लस यहाँ पर 11 है, 3 प्लस आपका क्या है 12 और 3 प्लस आपका 13। तो कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब है आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि मात्र रासायनिक क्रिया का निर्माण होता है, मतलब मात्र रासायनिक क्रिया का निर्माण होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक क्रिया का निर्माण होता है और इसे फ्रियोन भी कहा जाता है, इसे फ्रियोन भी कहा जाता है। अभी जस्ट बोले थे CCl2F2 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। अच्छा एक होता है मार्स गैस, CH4 को मार्स गैस कहते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि सतह से सतह जो है, याद रखिएगा सतह से सतह पृथ्वी करती है, सतह से सतह आपका पृथ्वी करती है, याद रखिएगा। अग्नि हो या आपका पृथ्वी हो, ये सतह से सतह ही मार करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब जो है नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो नोरिया तिनुगुची, नोरियो तिनुगुची जो है पहली बार जो है नैनो तकनीकी का सफल जो है आपका नाम दिया। और 1959 में इन्हीं के लिए, इसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। और डीएनए में अगर नैनो टेक्नोलॉजी बोलेगा, डीएनए में नैनो टेक्नोलॉजी कौन जो है आपका सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, तो एक सीमन नाम का आदमी था और 1980 में किया था। सीमन नाम का, डीएनए में जो है सीमन नाम का आदमी, हालांकि पूरा नाम अगर बात करें नेड्रियन सीमन किया था, यही अवधारणा रखा था। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कल को आपको याद रखें। अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी हमेशा जो कोई मीटर होता है 10⁹ मीटर को ही हम लोग नैनो तकनीक के आकार के कणों का बात करते हैं। चलिए अब क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उंगलियों के निशान की बहुरंगीय सतह पर उभरने करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। तो भैया उंगलियों का जो है निशान को बहुरंगी सतह को उभारने डेवलप करने के लिए आपको क्या लगाना है, तो क्या प्रयुक्त होना चाहिए, तो ये आपका फ्लोरेसेंट पाउडर, याद रखिए क्या फ्लोरेसेंट पाउडर, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, फ्लोरेसेंट पाउडर, ठीक है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है। पहले तो एल्युमिनियम का जान लीजिए कौन कौन अयस्क है। एल्युमिनियम का एक होता है बॉक्साइट, BAUXITE, Al2O3.2H2, फिर क्रायोलाइट जो कि Na3AlF6, फिर आपका कोरंडम आपका Al2O3, फिर आपका डायस्पोर AlOOH। तो ये चारों जो है आपका क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोरा, बॉक्साइट, ये सब आपका क्या है एल्युमिनियम का अयस्क है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये चारों तो है, तो अब देखिए एल्युमिनियम का कौन नहीं है, तो याद रखिएगा तो एल्युमिनियम का कौन नहीं है, तो एंगल साइट। अच्छा एंगल साइट किसका है, तो याद रखें एंगल जो है, एंगल से क्या है, क्या कर रहा है, तुम लेट रहे हो,
किस एंगल से लेट रहे हो, तो लेट मतलब लेट रहो, लेट लेट बोलिए तो पीबी का एंगल साइट होता है। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह अगर कल को पूछेगा आपको माल्बोडेनियम का, तो मोल्बेडिनियम का होता है। पायरोलुसाइड मैग्नीज, पैरोलुसाइड मैग्नीज याद रखें। इस पर अगर पैरोलोसाइड बोला, पैरोलुसाइड तो मैग्नीज। फिर का स्पेरियलाइट, स्पेरियलाइट जो है आपका क्या है, प्लेटिनम। फिर आपका वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट टंगस्टन, वुल्फ्रेमाइट टंगस्टन। तो ये सब आपका क्या है, आपका एस का वुल्फ, याद रखिए वुल्फ्रेमाइट टंगस्टन, याद करिए टंग, वुल्फ जो है क्या क्या टांग दिए हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इस पर क्या है, घन आवेशिक होगा। तो 2 घन आवेशिक ग्रहण कर रहा है। भैया त्याग दे रहे हैं तो जो त्यागता है उस पर प्लस होता है, 2 त्यागा तो +2 कीजिए, जो लिया वो -2। अभी कुछ देर पहले यही क्वेश्चन था आपका। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि ये Be है। अब जो है आपका 2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो पहले आप Be का देखिए, बेरिलियम, हाँ